हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, उसके अलावा बहुत सारी क्लासेस जो हैं हमारी हो चुकी हैं और आज हम करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी 2019 का अपना सीडीपी सेक्शन। ठीक है, उसके पीवाईक्यू बेसिकली हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि सीडीपी सभी एग्ज़ाम्स में आती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड होती है अपनी एस्टेट की। अगर आप एस्टेट की सीडीपी कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो बाकी जितनी भी सीडीपीज़ है ना, उसमें एग्ज़ाम्स के सीडीपीज़ है उसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं और क्लासेस ऐसे रेगुलर ही रहेगी। ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट्स भी कंटिन्यू कर दिया है मैंने, तो डेली शॉर्ट्स भी रहेगा जिसमें एक क्वेश्चन आपका ज़रूर निकलेगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपका निकलेगा। कल अकर्मक-सकर्मक वाला मैंने डाला था और वो एक स्टूडेंट का डाउट भी था और बेसिकली मैं उसको कमेंट बॉक्स में उस डाउट को नहीं ले पाई थी, उसके लिए सॉरी। बट मैंने उसके लिए स्पेशल शॉर्ट्स बना दिया, जो सबके लिए यूज़फुल रहा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसके लिए भी। और उसके अलावा जो पेडागोजी के नोट्स हैं, हिंदी पेडागोजी के, तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने परचेज़ किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। उसके अलावा आप में से अगर कोई है, तो प्लीज़ उसका रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन की हुई है। ठीक है? तो अपना रिव्यू भी ज़रूर दें। ओनली 29 में है और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसमें भी डाल देती हूँ। 1 सेकंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आप नोट्स कर सकते हैं। ये नंबर है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओनली 29 रुपीज़ में पूरे कंप्लीट हिंदी पेडागोजी के नोट्स आपको मिल रहे हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि एक बार नोट्स दे दिए और उसके बाद कुछ नहीं। अगर कोई भी चेंज करना बनता है या फिर मुझे लगे कि हाँ, ये चीज़ नहीं है उसमें और डालनी चाहिए, तो वो सभी स्टूडेंट्स के पास सेम वे से सेंड की जाएगी। उसका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है? आपको यही देना है। उसके बाद अगर उसमें कोई चेंज होता है या फिर मैं अलग से कुछ और नोट्स बनाती हूँ हिंदी पेडागोजी के, तो उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, वो उसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें एस्टेट की, तो प्लीज़ एस्टेट जो है ना, आपने अब तो काफ़ी जगह वायरल भी हो चुकी है ये न्यूज़ कि लास्ट वीक जो है, अप्रैल का जो लास्ट वीक है ना, उसमें संभावना है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें संभावना है। ठीक है? तो अब तो ये बात काफ़ी वायरल हो चुकी है, जगह-जगह व्हाट्सएप ग्रुप में भी अ, सर्कुलर हो रही है। तो और अभी वहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, तो अभी आप कमेंट करके मुझसे फिर से पूछेंगे, मैम पहले 1 महीना पहले पता चल जाएगा, मैम कितने दिन पहले आएगा, मैम हमें कितने दिन पहले ये पता चलेगा। तो डियर, अभी वहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है और इस वजह से इनफैक्ट वो इरिटेट भी हो चुके हैं। ठीक है? कि मैडम एक ही क्वेश्चन रहता है। तो सर, स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन रहता है। तो उनकी इतने सारे क्वेश्चंस देख के फिर मुझे भी लगता है कि मैं आपसे थोड़ा कुछ उसके बारे में पूछ लूँ क्या चल रहा है। बट सच में, तो वही बात है, मैं आपसे इरिटेट नहीं हुई थी, बट कोई बात नहीं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, और जो स्टूडेंट ये स्टार्टिंग वाली बात ना सुनना चाहे वो स्किप करके सीधा क्लास पर आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आ गए हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और आई होप आपको विजिबल होगा, बिल्कुल क्लियर। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसमें अगेन मार्किंग है, क्योंकि ये जो है किसी लर्नर ने ही सेंड किया था, सचिन ने, तो उसने पहले से इस आंसर मार्क कर रखे हैं। बट डोंट वरी, हमारा जो पर्पस है वो मार्किंग आंसर को देखना नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो आप इसे एंजॉय कीजिएगा। ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन बना तो मैं उसे छोड़ दूंगी आपके लिए, और अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं। ठीक है? वैसे शुभम हमेशा करते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और अब बाकी क्लासेस भी आप देखते रहिए प्लीज़, ठीक है ना? अब एग्ज़ाम आ चुका है तो बाकी क्लासेस भी आप देखते रहिए। फुल कंटेंट जो है, वीडियोज़ आपकी सीडीपी को लेकर चैनल पर हैं। आप जाकर विज़िट कीजिए और उन्हें वॉच कीजिए। उसके बाद आप इसको देखने आइए, सच में बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और ट्रांसलेशन मैं साथ-साथ करती रहूँगी, तो यू डोंट वरी। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सहविद्यालय शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? तो देखिए, तो यहाँ पे बात हो रही है को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर। ठीक है? तो अगर हम बात करें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी एरिया मे नॉट बी कंसिडर्ड एज को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर।
ठीक है, तो इसमें से कौन सा रहेगा आपका? फर्स्ट अगर हम बात करें तो सोशल स्किल, सेकंड अगर हम बात करें एटीट्यूड एंड वैल्यूज, और थर्ड बात करें क्रिएटिव स्किल, और अगर फोर्थ बात करें तो ये है आपका करिकुलर सब्जेक्ट्स यानी कि पाठ्यचर्या विषय। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये करिकुलर जो है ना आपका, तो ये तो आपका करिकुलम का ही पार्ट है। जो आपका करिकुलर सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका करिकुलम का ही पार्ट है। बट यहाँ पे पूछ रहा है को स्कॉलेस्टिक, ठीक है, जो आपके उसके साथ मिलकर जो है बच्चे के ज्ञान को, पढ़ाई को बढ़ाता है, उस चीज की बात हो रही है। तो बाकी एस्पेक्ट सारे आते हैं लेकिन ये तो आपकी उसी में इंक्लूड होता है, तो राइट आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, आगे देखिए, तो नहीं गिना जाता तो किस में नहीं गिना जाएगा? वो इसमें नहीं गिना जाएगा, स्कॉलेस्टिक में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? तो कॉग्निटिव विजन से आपको बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, कॉग्निशन से कौन सा आपका संबंधित नहीं है। ठीक है, विच आर नॉट रिलेटेड विद कॉग्निशन। तो प्रत्यक्ष बोध, इसको हम कहते हैं परसेप्शन। ठीक है, चिंतन थिंकिंग, वॉकिंग चलना, और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन संप्रत्यय निर्धारण। तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि जो आपका परसेप्शन है वो दिमाग से होगा, चिंतन दिमाग से होगा, संप्रत्यय निर्धारण ये भी कहीं ना कहीं दिमाग से होंगे, बट चलना आपका मेंटल प्रोसेस नहीं है, बाकी सारे आपके मेंटल प्रोसेस हैं। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था। आगे चलते हैं, 7th क्वेश्चन भी देख लेते हैं इधर। ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम और रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो सबसे पहले आता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो में बेसिकली क्या होता है? फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं उसके। ठीक है, क्या होते हैं? फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है लॉ, कस्टम्स, ये सब, ये सारे एग्जांपल्स किसके अंदर बताएंगे? तो ये इसका नेक्स्ट लेवल होता है आपका क्या? मैक्रो। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? मैक्रो से है। ब्रॉन ब्रेनर भी बहुत अच्छे से आपको डिटेल में करवा रखा है, तो अगेन आप उसको जाके भी वॉच कर सकते हैं। और प्लीज कमेंट बॉक्स में राय दें कि जो जो वीडियोस इनसे लिंक होती है, क्या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जाए, या फिर आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप वहां से देख लेते हैं। अगर प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आपके लिए करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दिया करूंगी। ठीक है, तो आप कमेंट पर करके बता देना, मैं तुरंत ही उसका लिंक उसमें डाल दूंगी। अदरवाइज जो आपका कमेंट बॉक्स है वहां उसका लिंक डाल देंगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेंगे, और मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8th क्वेश्चन है एनडीआई। एनडीआई जो है मोटिवेशन फॉर्मूला है, तो ये कह रहा है इसके प्रवर्तक कौन है? ठीक है, एनडीआई, तो इसके जो प्रवर्तक है ना वो हिलगार्ड है। ठीक है, नीड हायरार्की आपकी मैकडूगल की है। ओके, तो इजी था, इजी तो क्या था? फैक्चुअल था। ठीक है, जिसे पता है उसे पता है, नहीं पता तो नहीं पता। आगे चलते हैं, और ह्यूमन बीइंग है ना? तो अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, अदरवाइज आप एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3rd क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, जैसे मांसाहारी पशु। तो इस प्रकार के सीखने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार के सीखने को क्या कहेंगे? तो देखिए, सिंपल वर्ड से एक विशिष्ट वर्ड सीखा है ना? सिंपल चीजों से जिन्हें वो जानता है उनसे एक नया शब्द सीखा है, तो वैसे इसे हम महाकोटि का सीखना कहते हैं। अगर सिंपल से ही अगर हम उसके जैसा ही कुछ सीखते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका फिर ये हो जाता है, अधीनस्थ सीखना हो जाता है, और बाकी ये कोरिलेट करके हम सीखते हैं वो चीजें हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन है बालकों की, और अगर आप इसमें चाहेंगे कि इसमें इंग्लिश भी हम करें तो आप इनके ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशनल लर्निंग। ठीक है, सेकंड को अधीनस्थ को हम कहेंगे सबऑर्डिनेट। ओके, और सहसंबंधात्मक को हम कहेंगे कोरिलेटिव, और महाकोटि को हम कहेंगे सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए अगर हम बात करें 4th क्वेश्चन, बालक की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों का स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा।
तो बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहते हैं? बिल्कुल, इस प्रकार की जो समझ होती है ना, उसे जेंडर कॉन्सिटेंसी कहते हैं। ठीक है, जेंडर कॉन्सिटेंसी कहते हैं, जो कि लिंग संगतता होती है, लिंग पहचान नहीं होती। ठीक है, लिंग पहचान तो वो होती है, बच्चे को पता चल जाता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। ठीक है, लिंग स्थिरता एक अलग चीज़ होती है, और लिंग रूढ़िवादिता, ये रूढ़िबद्धता, ये तो अलग ही स्टीरियोटाइप, ये तो अलग ही चीज़ होती है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन भी किया है। बट ये चीज़ कि जैसे हम कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसी तरह हम अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते। मतलब लड़की ने बॉयज़ के कपड़े पहन लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का ही बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये लिंग संगतता होता है, और इसके इंग्लिश में हम कहते हैं जेंडर कंसिस्टेंसी। क्लियर? आगे चलते हैं। इस तरफ से 9th क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस तरफ से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अगर मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, बच्चों के कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व, देखो वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात जो है आपकी फर्स्ट स्टेज में होती है। ठीक है ना? जिसे आप कहते हैं, उड़ गया दिमाग से, अरे इतना आसान मैं कैसे भूल सकती हूँ? जो 0 से 2 की एज होती है भाई, नहीं आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, तो ये आपकी वो स्टेज होती है। बट यहाँ पे बात हो रही है आपकी किसकी? मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि अगर हम बात करें, आपकी बात हो रही है यहाँ पे किसकी? कंक्रीट ऑपरेशनल की। ओके, सेकंड ऑप्शन है बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तो ये आपकी इससे पहले वाली एज है, प्री कन्वेंशनल है ना? प्री कन्वेंशनल है। उसके बाद बालक अपने परिवेश को सांकेतिक, यानी कि सिंबॉलिक की अगर हम बात करें तो ये आपकी होती है कंक्रीट। ठीक है ना? तो राइट आंसर तो आपको मिल गया। डी देखते हैं, तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप, तो ये आपका जो है अलग हो जाता है। ठीक है, लॉजिकल थॉट्स ये आपके फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, फॉर्मल में आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे देखिए। हाँ जी, याद आ गया, सेंसरी मोटर, जो आपका वस्तु स्थायित्व होता है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आपका उसमें होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ठीक है, पहले सेंसरी मोटर होती है 0 to 2। ठीक है, फिर 2 to 6 आपकी होती है प्री कन्वेंशनल, फिर 6 to 12 आपकी होती है, 11 भी हम कह सकते हैं कंक्रीट, और उसके बाद जो होती है आपकी, वो होती है आपकी फॉर्मल स्टेज। ठीक है, आगे देखिए। 10th क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? तो चाइल्डहुड का कौन सा अदर नेम नहीं है, आपको वो बताना है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री स्कूल एज, सेकंड अगर हम बात करें स्मार्ट एज, थर्ड अगर हम बात करें प्री गैंग एज, या फिर फोर्थ अगर हम बात करें गैंग एज। तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं तो चाइल्डहुड में, देखिए चाइल्डहुड में जो है ये एलिमेंट्री स्कूल एज होती है, बिल्कुल होती है। और अगर हम इसमें बात करें स्मार्ट एज, बिल्कुल होती है। और गैंग एज भी होती है, बट गैंग एज होती है तो फिर गैंग से पहले की एज कैसे हो सकती है? समझ रहे? तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 11th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद आंसर भी बताने की नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सोशियो कल्चरल थियरी पूछ रहा है। सोशियो कल्चरल थियरी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रखी है, समझा रखी है, और आपको भी रट गई होगी अगर आपने सारी क्लासेस देखी हैं तो सिंपल सा आंसर है इसका लेवाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 5th क्वेश्चन देखते हैं, इधर से उत्तर बाल्यकाल का समय आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अभी अभी डिस्कस किया है हमने, अभी अभी, तो बिल्कुल आप आराम से बता सकते हैं कि जो आपका अगर हम बात करें कि लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है यहाँ पे, तो लेटर चाइल्डहुड आपका कौन सी एज है? तो वो है आपकी 6 से 12। ठीक है, ये आपकी प्री कन्वेंशनल होती है, सॉरी प्री कन्वेंशनल बोल रही हूँ मैं आपको, क्या कहते हैं इसको, प्री चाइल्डहुड, और उससे पहले वाली आपकी सेंसरी होती है। ठीक है ना? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपकी प्री ऑपरेशनल हो गई, और ये आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल हो गई, और वो आपकी सेंसरी मोटर होगी, और नेक्स्ट आपकी फॉर्मल हो गई। 6 है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? तो देखिए, समग्र विकास का आकलन
है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये आपसे कह रहा है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट कब होता है, तो ये आपका समग्र मूल्यांकन ही होगा, राइट, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ही आपका होगा, राइट। कॉन्टिन्यूस जो आपका इवेल्युएशन है उसको हम ओवरऑल नहीं बोल सकते, ऑल राउंड नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो 12th क्वेश्चन है, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो थर्स्टन के लिए बताना आपको अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस के लिए किस शब्द का यूज किया गया है, तो इसने तो अपनी जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं वो दी हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी स्लाइड गलत आ गई, हाँ जी। देखिए 13th क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तो रक्षात्मक युक्ति क्या होती है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कौन सा इसमें से नहीं है। तो देखिए अगर आप बात करेंगे तादात्म्य यानी कि आइडेंटिफिकेशन, तो ये भी आपका है डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। आप अपने आप को दूसरे के जैसा बनाना चाहते हैं जिसमें आप जो आपका ऐसा लगता है कि हाँ इसके जैसा मुझे होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए ना हम खूब प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कंपनसेशन। और अगर थर्ड बात करें औचित्य स्थापना यानी कि रैशनलाइजेशन, इसमें क्या होता है बेसिकली इसमें है कि हम ना तर्क देते हैं, ठीक है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम क्या देते हैं, तर्क देते हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें साहचर्य, तो ये क्या होता है, अच्छा मैं बता रही थी आपको औचित्य स्थापन। अब इसमें क्या होता है, इसमें मतलब हम तर्क देते हैं, ठीक है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, नाचना आता नहीं और कहते हैं तुम्हारा भाई ये आंगन ठीक नहीं है, ठीक है, अदरवाइज तो मैं बहुत अच्छा कर लेती, तो तर्क देते हैं, तो वो होता है औचित्य स्थापना। तो ये भी डिफेंस है। तो जो एसोसिएशन है ना, ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि ये तो एक मेंटल प्रोसेस है, समझे आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। 14th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें इसके लिए तो ये है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, कौन सा इसमें से नहीं है। तो देखिए फर्स्ट है आपका उद्यमी सामर्थ्यता, इसको हम कहते हैं इंटरप्रीन्यूरियल कॉम्पिटेंस, ओके। और सेकंड है आत्म अभिप्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। और थर्ड है परानुभूति यानी कि एम्पथी। और फोर्थ है संबंधों को संचालित करना यानी कि हैंडलिंग रिलेशनशिप। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सेल्फ मोटिवेशन है और आपका एम्पथी है और आपका हैंडलिंग जो रिलेशनशिप्स है, तो ये सारे आपके मेंटली हैं, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस इनमें आपकी लगेगी। लेकिन जो आपका उद्यमी है इंटरप्रीन्यूरियल जो कॉम्पिटेंस है आपका, उसमें आपका इमोशनली अटैचमेंट इसमें नहीं है और नहीं आपसे पूछ रहा था। तो राइट आंसर आपका 14th हो गया। 15th क्वेश्चन है अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो देखिए अच्छे समायोजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए अच्छे समायोजन की बात यहाँ पे हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें सहनशीलता, सेकंड है आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता, अनियत दिनचर्या। तो अनियमित दिनचर्या, देखिए जब इरेगुलर लाइफ हैबिट होंगी तो वो कहाँ अच्छा एडजस्टमेंट होगा, नहीं होगा, गुड एडजस्टमेंट नहीं होगा। और जिसमें जो अगर हम बात करें इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहेगी, है ना, मतलब अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है, मतलब उनके जो इमोशंस है वो टिकते ही नहीं है एक जगह पे, तो वहाँ पे भी सही नहीं होगा। और अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी एक अच्छी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। बट सहनशीलता, टॉलरेंस, ये पॉजिटिव है, ये आपके लिए अच्छे समायोजन की विशेषता है, ओके। 23rd क्वेश्चन हम इधर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का अन्य नाम नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ के बीच का संधि काल बिल्कुल है, प्यूबर्टी एज जिसको कहा जाता है ना, ट्रांजिशनल पीरियड इसको कहा जाता है। समस्यात्मक अवस्था बिल्कुल है, वही प्रॉब्लम एज तो कहते ही हैं। संघर्ष तनाव स्टैनले हॉल ने बिल्कुल कहा है और बहुत बार ये आया भी है एग्जाम में, तो ये भी है। तो आपका क्या नहीं है, स्मार्ट एज, तो ये किशोरावस्था में थोड़ी होता है, तो चाइल्डहुड का अभी हम पढ़ के आए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया।
है ना। स्मार्ट एज, फोर्थी अवस्था, अभी अभी पढ़ के आए हैं हम, तो ये तो बिल्कुल आसानी था। ठीक है, तो ये तो आपका चाइल्डहुड का है, तो एडोलेसेंस का कैसे हो सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि का परीक्षण नहीं है। तो नॉन वर्बल पूछ रहा है आपसे, कौन सा नहीं है। तो देखिए, आर्मी अल्फा, ठीक है, जो आपका आर्मी बीटा है, शिकागो है, और रेवेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये सारे आपके नॉन वर्बल हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सा नॉन वर्बल नहीं है, तो आर्मी अल्फा आपका वर्बल टेस्ट होता है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो आपकी आंसर की थी ना, उसमें इसका आंसर ए था, आई डोंट नो व्हाई, उसमें आंसर ए था, बट इसका राइट आंसर बी जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, इतना ठीक रहेगा। देखिए 16th क्वेश्चन कहता है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो भाई इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और तो मैं क्या ही क्वेश्चन छोड़ू आपके लिए, तो सबसे आसान यही लग रहा है मुझे, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, इसे हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, इतना आसान है ये। ठीक है, तो पहली लेबोरेटरी आपकी साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, तो सॉरी, किसने इस्टेब्लिश की थी और कहाँ हुई थी, ये दोनों बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ देना 16th क्वेश्चन का। चलिए 17th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो देखिए, जो पहले की चीज़ें हैं हमारे दिमाग में, उसमें नए कॉन्सेप्ट को ऐड करना, तो वो क्या कहलाएगा। तो देखिए, जब चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है, जब चीज़ें ऐड होती हैं पहली चीज़ों में, तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को कहते हैं हिंदी में आत्मसातकरण। और अगर हम मॉडिफाई करते हैं, जैसे पहले देखा एक बच्चे ने एक कैट देखी, कैट के देखे 4 पैर होते हैं, पूंछ होते हैं, भाई इसको क्या कहते हैं, इसको कैट कहते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद बच्चे ने एक कुत्ता देख लिया, तो उसके भी 4 पैर थे, एक पूंछ थी, तो बच्चे ने सोचा ये भी बिल्ली है, उसको भी बिल्ली कहा। लेकिन फिर मम्मा ने करेक्ट किया, बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये तो कुत्ता है, ये तो डॉग है ना। तो जब बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट में क्या किया, मॉडिफाई किया कि हाँ, जो इस तरह का दिखता है वो कुत्ता होता है और जो उस तरह की दिखती है वो बिल्ली होती है। तो जब मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो होता है आपका क्या, एकोमोडेशन, समाविष्टीकरण, वो आपका एकोमोडेशन होता है। ठीक है, और जब बच्चा समझ लेता है तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, वो होता है आपका संतुलीकरण। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ये अलग है। ठीक है, आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। 18th है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, तो वह शिष्य के माता पिता का स्थान ले ले, ऐसा थोड़ी ना करेगा। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे, ये बात ठीक ठीक है। वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया दिखाए, नहीं वैसे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों, नहीं भाई किसी भी तरह से पक्षपात नहीं करना क्लास में, है ना, कि या तो आप गर्ल्स गर्ल्स से ही बात कर रहे हैं, वही वही यही मेरी फेवरेट लड़की है, यही मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, या फिर लड़कों लड़कों में ही आप रहते हैं कि हाँ बॉयज ही सबसे अच्छे हैं, बस गर्ल्स तो ऐसी हैं। तो इस तरह की बातें करना बहुत वैसे भी पाप है, और एज अ टीचर भी महापाप है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 25th क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरफ से। कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपने नैतिक तक को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है, कि मतलब जो चीजें हैं वो बदल नहीं सकती हैं। ठीक है, वो बदल नहीं सकती हैं, या फिर अगर हम बात करें जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जब इंसान काम करता है, एक स्टूडेंट या बच्चा काम करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है। तो कॉलबर्ग बहुत अच्छे से डिटेल में किया है, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट जो पिछली वाली जो प्रीवियस ईयर करवाए ना मैंने, उसमें तो हर वीडियो में कॉलबर्ग बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगेन 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 उसमें एनर्जी वेस्ट हम नहीं करेंगे, आप जाके वॉच कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप ये सारे लेवल्स की CDP कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल नैतिकता का परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 26th है, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है ना। अगर इसकी हम बात करें कि अ टाइप ऑफ लर्निंग इच विच स्टूडेंट ट्राई टू लर्न बाय emerging new rule through given learning material is known as what। तो देखिए, जब बच्चा इस तरह से चीजें सीखता है ना,
इस तरह से वो कोशिश करता है कि जो उसके पास लर्निंग मटेरियल है उससे और नए विचार, नई चीज़ें जानने की, सीखने की कोशिश करता है, तो उसे हम बेसिकली मीनिंगफुल लर्निंग, रटन तो बिल्कुल भी नहीं, अभिग्रहण नहीं, उसे हम अन्वेषण सीखना कहते हैं, यानी कि उसे हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। समझे? उसे क्या कहेंगे? डिस्कवरी लर्निंग कहेंगे। ओके सॉरी, आगे देखते हैं। यस, यहाँ से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 19th क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं है। तो बाल अपराध, अगर हम बात करें बाल अपराध, तो डेलिक्वेंसी डेलिक्वेंसी का कारण कौन सा नहीं है? तो पहला अगर आप देखेंगे फिजिकल डिफेक्ट यानी कि शारीरिक दोष, या फिर पुअर्टी गरीबी, या फिर असफलता फेलियर, या फिर प्रॉपर होम एनवायरनमेंट। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो बच्चे में फिजिकल डिफेक्ट होता है उससे भी बच्चा बाल अपराध की तरफ जाता है ना? बहुत, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जो गरीबी होती है वो तो 100% जो है बच्चे को उस तरफ धकेलती है, और फेलियर भी बच्चे को अपराध की तरफ लेकर जाता है। लेकिन उचित घरेलू वातावरण, सब कुछ भाई अच्छा एनवायरनमेंट है, तब कैसा उसमें बाल अपराध होगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और रेयर केसेस में क्या पता हो भी, बट पेडागोजिकली, साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आजकल जो व्यवहार चल रहा है ना, अगर आप अपने आसपास देखेंगे या फिर अपने और दूर के आसपास अगर आप देखेंगे दूर तक, तो साइकोलॉजी को पलटते हुए चीज़ें आपको नज़र आती होंगी। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और फिर आप अपने बच्चे को मेज़र करेंगे, तो आप पाएंगे कि नहीं भाई, ये साइकोलॉजी मेरे बच्चे के लिए तो नहीं बनी है ना? फिर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी तो हम प्रैक्टिकली ना देख के अगर आप इसमें वैसे समझेंगे ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, सामाजिकरण के अंतर्गत नहीं आता। सामाजिक रूप से सम्मत और तरीके व्यवहार सीखना, ये तो आएगा। सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, ये भी आएगा। अगर हम बात करें लर्निंग टू बिहेव इन सोशल अप्रूव्ड वेज, ये भी आएगा। प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, ये भी आएगा। और अगर थर्ड बात करें सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, ये भी आएगा। बट ईगो सेंट्रिक बिहेवियर यानी कि आत्म केंद्रित बिहेवियर, ये आपका सामाजिकरण में नहीं आएगा, ठीक है ना? आगे देखिए 28 क्वेश्चन, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालक का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? तो देखिए, मंगोलिज्म एक तरह से हम जड़ बुद्धि आप मान सकते हैं, तो उसका क्या होता है? 20 से 25 रहेगा, ठीक है, फैक्चुअल था। आगे देखिए, इधर से ही कर लेते हैं। व्यक्ति का समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, यानी कि अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट, तो डायरेक्ट मेथड पूछ रहा है, तो जो आपका शोधन होता है, सब्लिमेशन होता है, प्रतिगमन होता है, रिग्रेशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेपण होता है, और बाधा निराकरण, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है, रिमूविंग ऑफ हर्डल्स, तो उनको हटाकर सीधा, तो डायरेक्ट आपका यही होता है, ठीक है ना? डायरेक्ट आपका पर्सनालिटी एडजस्टमेंट का डायरेक्ट तरीका आपका यही होता है। आगे देखिए 30th क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा, तो देखिए टेलर की ने जो है 5 दिए हैं आपके, ठीक है, 5 टाइप्स दिए हैं, तो इस 5 लेवल्स दिए हैं बेसिकली, तो उनमें से आपको बताना है कि 4th लेवल पर कौन सा है, ये आपको बताना है। अगर फर्स्ट आप देखेंगे तो है भावबोधक सृजनात्मक, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी होता है। सेकंड की अगर बात, बी की अगर आप बात करेंगे तो बी बेसिकली होता है आपका प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी, सी होता है आपका इनोवेटिव क्रिएटिविटी, और डी होता है आपका इन्वेंटिव क्रिएटिविटी। और अगर फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ तो एमरजेंस लेवल होता है। तो देखिए, इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें आप 4th पूछ रहा है, तो मैं आपको पांचों एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको 4th निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट है एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, ठीक है। सेकंड है आपका प्रोडक्टिव, थर्ड है आपका इन्वेंटिव, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये डी वाला आपका थर्ड है, और फिफ्थ आपका इमरजेंस है। तो 4th कौन सा हो गया? इनोवेटिव, यानी कि अभिनव, ये आपका क्या हो गया? 4th चीज होगी, ठीक है। आगे देखिए ज़्यादा डिटेल में इसको पूछता नहीं है, इसके लेवल से पूछता है, जो मैंने बता दिया। अदरवाइज इसको, इससे क्वेश्चन बनते तो और डीपली हम इसको कर सकते थे, बट इतना नहीं पूछा जाता है, हमने किए हैं। इसके लेवल्स पूछे जाते हैं, तो लेवल्स आपने नोट कर लेंगे, अच्छी बात है। अदरवाइज देखते हैं
22वां क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, तो मोटिवेशन का आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए, आवश्यकताएं नीड है, ड्राइव्स अंतर्नोद ये भी है, प्रोत्साहन इंसेंटिव ये भी है, बट रोट मेमोरी थोड़ी ना, रोट मेमोरी से कैसा आपको मोटिवेशन मिलेगा, ये नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छे से हमने इसको भी किया है, मोटिवेशन को भी, तो वो भी आप देख लेना। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत है। 21वां क्वेश्चन कहता है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाता है, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है कि किस एज का है। तो ये तो बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है, जो कि आपका सेंसरी मोटर स्टेज का है, ठीक है ना, सेंसरी मोटर स्टेज का है ये आपका। 20th एंड लास्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, ये आपकी ना उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस है आपकी, ये गार्डनर की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? तो ये आपकी शरीर गतिक बुद्धि, यानी कि जो आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है ना, उसमें पाई जाती है। बी अगर हम बात करें तो स्पेशल इंटेलिजेंस, जो कि आपका प्लेन वगैरह उड़ाते हैं ना, ये उनमें होती है। और जो आपके चित्रकार होते हैं उनमें भी होती है। और लॉजिकल मैथमेटिक्स, तो ये जो आपके गणितज्ञ होते हैं बेसिकली उनमें होती है। और संगीत वाली जो आपके जैसे लता मंगेशकर है, हिमेश रेशमिया है, या फिर और जितने भी सिंगर्स हैं उनमें उनमें होती है आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इसका पीजीटी सेक्शन हम डिस्कस कर चुके थे। और अगर आप चाहते हैं कि पीआरटी भी डिस्कस हो तो उसी नंबर पर, मैं एक बार फिर से नंबर ले देती हूँ, इसी नंबर पर जो है आप पीआरटी का 2019 वाला पीआईक्यू, मेरे पास नहीं है पीवाईक्यू इसका, तो आप वो शेयर कर देना, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ मैं आपको, इस पर जो है आपके हिंदी पैडागोजी के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं लेना तो इस नंबर पर मैसेज करके आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली शॉर्ट्स आएगा, आज भी शॉर्ट्स आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर कमेंट्स किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और ये भी बताया करें कि वो कैसा लग रहा है आपको, है ना, उसे हम कंटिन्यू करें या ना करें। तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट्स से आपको कितना सीखने को मिलता है, और अगर डेली आपका इस तरह से एक क्वेश्चन हो जाता है तो वैसे इसमें बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।